तो मूवी हम लोग को एक्वामैन से इंट्रोड्यूस करवाती है डायरेक्ट, एंड हम लोग ये देख पाते हैं कि आर्थर यानी एक्वामैन की ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। उसका एक बेटा भी है और उसने शादी मीरा से की है, जो दूसरे किंगडम की राजा की बेटी है। उसके बाद मूवी की सीन शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद हम ब्लैक मैंटा को देख पाते हैं, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। सो ब्लैक मैंटा के बारे में थोड़ी सी इन्फो जानते हैं। ब्लैक मैंटा एक सुपर विलन है इन अमेरिकन कॉमिक बुक्स पब्लिश बाय डीसी कॉमिक्स में। और अगर इसकी पावर्स और एबिलिटीज़ की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एलिजिबिलिटी और अंडर वाटर ब्रीदिंग है। तो वापस आते हैं मूवी पे, तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ब्लैक मैंटा एक्वामैन के खून का प्यासा है, यानी आर्थर के खून का प्यासा है। बिकॉज कि उसके फादर की डेथ हो गई होती है और वो उसका जिम्मेदार सिर्फ आर्थर को ही मानता है, इसीलिए वो उसको मारना चाहता है अटलांटिस में घुस के। लेकिन असल मकसद ये नहीं होता है। जो तैयारी कर रहा था एक सूट के साथ ताकि वो एक्वामैन से लड़ाई कर सके। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट फिर से होता है। उसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो अटलांटिस को खोजना चाह रहा है और लोगों को बताना चाह रहा है, मतलब दुनिया के सामने उसे लाना चाहता है। बिकॉज कि लोग इसे कहानी ही समझते हैं अभी तक असल दुनिया में। तो इसी रिसर्च को अंजाम देने के लिए वो अंटार्कटिका पहुंचते हैं, बट उनके साथ एक हादसा हो जाता है जिसके कारण से, और ये हादसा एक अजीब ढंग के क्रिएचर के कारण होता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट अपनी जान बचाने में नाकामयाब हो जाता है और अपनी टीम के साथ वहीं पे रुक जाता है। रुक नहीं जाता, असल में वो फंस जाता है वहाँ पे। और उसके बाद जब साइंटिस्ट सिग्नल के द्वारा अपने टीम को कांटेक्ट करते हैं, तब उसका मदद करने के लिए लोग सब भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट उसमें ब्लैक मैंटा भी था। बट यहाँ पे ब्लैक मैंटा कुछ नहीं करता। उस साइंटिस्ट और जितने भी उसके टीम मेंबर थे उस सबकी जान बचा लेता है, बिकॉज कि वो भी इस सिलसिले में आया था रिसर्च करने के लिए, इसीलिए वो यहाँ पे रिसर्च करने लगता है। और उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है सीन, और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ब्लैक मैंटा बर्फ़ के नीचे और अंदर जाने लगता है ताकि उसे और कुछ पता चल सके। तो जब ब्लैक मैंटा सबसे गहरी यानी लास्ट तह पर पहुंचता है तो उसे एक टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडेंट दिखता है, जो एक्वामैन के ट्राइडेंट से ज़रा भी मेल नहीं खा रहा था। असल में वो टूटा हुआ था, तो वो उसे जोड़ देता है, जिसके कारण से उसके दिमाग में अजीब टाइप का रिएक्शन होता है। एंड देन वो उसके ओनर को देख पाता है जिसका नाम कॉर्डेक्स था। वो पूरा अजीब तरीके से दिख रहा था और वो उसे अपने झांसे में फंसाने का कोशिश करने लगता है। वो ब्लैक मैंटा को ये कहता है कि तुम जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो तुम हासिल कर सकते हो, यहाँ तक कि तुम एक्वामैन को भी मार सकते हो। उसके बाद सीन्स फिर से शिफ्ट होता है। फिर हम आर्थर को न्यूज़ देखते हुए देख पाते हैं और उसमें यह बताया जा रहा था कि पृथ्वी की हालत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। इन शॉर्ट वेदर कंडीशन खराब हो चुके हैं, जिसके कारण से धरती पर प्लस समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सबको हानि पहुंच रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के चलते सुनामी और जितने भी सैलाब सब उठ रहे हैं, टाइड सब वो भी आ रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस बोथ वर्ल्ड्स आर इन डेंजर। उसके बाद हम आर्थर को मीटिंग करते हुए देख पाते हैं अटलांटिस के जितने भी काउंसिल्स थे उनके साथ। इस पर आर्थर ये मुद्दा छेड़ता है कि हमें दोनों की टेक्नोलॉजी को मिलाना चाहिए, यानी अटलांटिस और पृथ्वी दोनों की, मतलब जितने भी लोग सतह पर रहते हैं उनसे, ताकि दोनों की मदद हो सके और सब कुछ ठीक हो सके। बट ऑफ कोर्स अटलांटिस के बारे में पूरी दुनिया को नहीं पता था, सो काउंसिल्स उसकी बात मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। उसके बाद हम ब्लैक मैंटा को देख पाते हैं जिसका सूट पूरी तरीके से बन चुका है और वो पूरा जोश में रहता है अटलांटिस को तबाह करने के लिए, क्योंकि जो वो करने जा रहा था उससे तबाही होनी तय थी। असल में ब्लैक मैंटा ये चाहता था कि वो अटलांटिस में घुस ऑरिक एल्कम को छुड़ा ले। और अगर तुम्हें ये पता नहीं है ऑरिक एल्कम क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो अटलांटियंस का सबसे इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है, जो कह सकते हैं एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो ब्लैक मैंटा इसे चुराने के लिए अटलांटिस में किसी भी तरीके से घुस जाता है, और जैसे वो एंटर करता है तो चारों ओर उथल पुथल मचने लगती है, जिसे रोकने के लिए मीरा उसके पास बढ़ती है। बट बिकॉज कि उसका सूट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो उसके रोक नहीं पाती है, और जैसे वो उसके सामने आती है तो वो उस पे अटैक कर देता है, जिसके कारण से वह जोर से टकराकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद ब्लैक मैंटा मीरा के पास आने लगता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी एक्वामैन आ जाता है। और इसमें हम लोग को बहुत अच्छा फाइट सीन देखने को मिलता है, जो कि अगर आप देखोगे तो बहुत मज़ा आ जाए। इसी बीच के दौरान ब्लैक मैंटा को ये पता चलता है कि उसकी टीम ने और एक एल्कम ढूंढ लिया है, बिकॉज कि उन्होंने उसे मैसेज एक सिग्नल के थ्रू भेज दिया था, जिसके कारण से वो भागने लगता है और वह सही सलामत भागने में कामयाब भी हो जाता है और एक्वामैन उसे पकड़ नहीं पाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे मीरा को देख पाते हैं जिसकी तबीयत पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। देन आर्थर अपनी माँ से बात करते हुए दिखता है, जिस पर उसकी माँ बोलती है कि अगर ब्लैक मैंटा सिर्फ और एक एल्कम लेने के लिए आया था तो ऑब्वियसली इससे अटलांटियंस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और बहुत कुछ बिगड़ने वाला है। इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक्वामैन कहता है कि इसके लिए उसे अपनी भाई की मदद पड़ेगी, जिसका नाम ऑर्म होता है, बिकॉज कि ऑर्म ना कि अटलांटियंस बल्कि
और एक एल्कम के बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी था। उसे अटलांटियंस की हिस्ट्री से लेकर अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो सब भी उसे पता था, जिसके कारण से ये मिशन को अंजाम देने के लिए वो बेस्ट बंदा था। बट असल में ऑर्म फिशरमैन किंगडम में था, जेल में, इसीलिए एक्वामैन उसे छुड़ाने के लिए चले जाता है। बट असल में फिशरमैन का जेल एक रेगिस्तान वाले इलाके में था, क्योंकि ऑर्म एक एटलांटियंस था तो उसे पानी की ज़रूरत थी, तो वो लोग उसे सिर्फ उतना ही पानी देते थे जितना उसे ज़रूरत था सिर्फ जीने के लिए। उस पानी से वो स्ट्रेंथ नहीं ले सकता था। बट एक्वामैन उसे वहाँ से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वो उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद एक्वामैन अपने भाई को जैसे तैसे पानी के पास ले जाता है, यानी समुद्र के पास, और जैसे वो समुद्र की लहरें उसे टच करती है वो वापस से चुस्त दुरुस्त और हेल्दी बन जाता है, जो देखने लायक होता है। बट उन लोगों के पीछे गार्ड्स भी आ रहे थे और जैसे उसको वो पावर्स मिल जाता है तो वो छक्के छुड़ा देता है जितने भी गार्ड्स आ रहे थे अकेले ही। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं एटलांटिस के लिए और वो दोनों साथ में बात करते हैं, जिस पर ऑर्म कहता है कि ये काम पूरा होते ही मैं फिशरमैन की जेल में वापस चला जाऊंगा। बट जाते जाते सबसे पहले वो फिश किंग के पास उसे लेके जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिश किंग इस फसाद की जड़ था। और जब बड़ी मशक्क़त से फिश किंग उसे बता देता है कि वो कहाँ पे है, तब वो लोग टोपो के साथ उस जगह निकल जाते हैं जो असल में एक ज्वालामुखी द्वीप था। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को एक्वामैन कहता है टोपो को अटलांटिस पहुंचा देने के लिए और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उस द्वीप पर पहुंचते हुए उन लोग को अजीब सा कुछ दिखने लगता है, बिकॉज कि वो पूरी तरीके से बदला हुआ था, जिसको अगर आप देखोगे तो आपको जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड वाली फिल्म की याद आएगी, बिकॉज कि वहाँ के जितने भी जानवर थे वो सब इवॉल्व हो चुके थे, यानी छोटे जानवर बड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए, जिसके कारण से वो जी नहीं पा रहे थे, बिकॉज कि उनका इवोल्यूशन अचानक से हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होती है, फिर हमें यहाँ वही साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो ब्लैक मैंटा के ट्राइडेंट को उठा लेता है और वापस जोड़ता है। फिर सेम चीज़ उसके साथ भी होता है कि उसे कॉडेक्स दिखने लगता है और वह गलत बात उसे करने के लिए बोलता है, यानी वो उसे वो सब दिखाने लगता है जो वो चाहता था, बिकॉज कि वो लालच देकर असल में कुछ और ही करना चाहता था। उसके बाद हमें ब्लैक मैंटा को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट को देख लेता है ये सब करते हुए। फिर वो इसे ये बताता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, असल में मैं आर्थर यानी एक्वामैन के पूरे खानदान को ख़त्म कर देना चाहता हूँ और ये करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद दोनों भाई किसी भी तरीके से इसके ठिकाने के जितने भी गार्ड्स थे उन सबको मारते हुए वहाँ पहुँच जाता है और सबसे पहले उनको साइंटिस्ट के दर्शन में मिलते हैं, बिकॉज की जिसकी पहले से फटी पड़ी थी बहुत ज़्यादा ही, और वो उन दोनों को बता देता है कि ब्लैक मैंटा क्या चाहता है करने के लिए, और वो पूरी बात बताते हुए ब्लैक टाइटन के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर थोड़े से वो लोग शॉक हो जाते हैं। जब ब्लैक मैंटा को पता चलता है कि दोनों भाई यहाँ पे पहुंच चुके थे तो वहाँ पे उन पर हमला किया जाता है, बट सिंपल बात है वो दोनों उनसे भी निपट जाते हैं, जितने भी गार्ड्स थे उन सबको पीटते हुए। उसके बाद हमारे ब्लैक मैंटा यहाँ पे एकदम हीरोइक एंट्री करते हुए अपने सूट के साथ एंट्री लेते हैं, बट अफसोस ये उन पर भारी पड़ रहे थे और इसी बीच लड़ाई में और गलती से वो ट्राइडेंट उठा लेते, इसकी वजह से कॉडेक्स उस पर भी दिखने लगता है और इसी वजह से उसका ध्यान लड़ाई पर से हट जाता है और जब उस पर ब्लैक मैंटा हमला करता है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। हमारे भैया और इतने जोर से लुढ़कते हैं कि उनकी पूरी छाती जल जाती है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक मैंटा इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ने लगता है कि उन पर पूरी तरीके से भारी पड़ने लगता है। बट यहाँ पे मीरा के डैड आके उन्हें बचा लेते हैं, बिकॉज कि वो मर जाते शायद वहाँ पे, इसीलिए वो वहाँ से निकाल लेते हैं। बट जब जब वो लोग एक सेफ प्लेस पर पहुँच जाते हैं तब और पूरी इन्फॉर्मेशन देने लगता है और इससे हमें ये पता चलता है कि जब आर्थर के डैड यानी मेन किंग ने जब अटलांटिस को खोजा था तो सिंपल इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि उनका एक भाई भी था जो पूरी तरीके से सत्ता पाना चाहता था और उसके इरादे बहुत ही ज़्यादा बुरे और गलत थे। और जैसा ट्राइडेंट अभी आर्थर के पास है जो उसे अपने पिता से प्राप्त हुआ है, सेम उसी टाइप का ब्लैक टाइटन कॉडेक्स के पास भी था। पूरी तरीके से तो सेम नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज की डिज़ाइन सीम्स टू लाइक ईवल। अब जिस तरह आर्थर के डैड एक अलग किंगडम को चला रहे थे तो उसी टाइप का वो एक ईवल टाइप के किंगडम को चला रहा था, जिसमें बहुत ही अजीब टाइप के मॉन्स्टर्स रहा करते थे, जो बहुत अजीब टाइप के क्रिएचर्स थे जिनको देख के सिर्फ उनमें बुराइयां ही झलक आती थी, बिकॉज कि वो भी और एक अलगम के पीछे पड़ा हुआ था ताकि वह पूरे तरीके से अटलांटिस का राजा बन जाए। असल में वो और ज़्यादा पावरफुल होना चाहता था ताकि उसे कोई ना हरा सके, जिसके कारण से अटलांटिस की पूरी तरीके से बैंड बजते जा रही थी। इसी वजह से किंग उसे आकर हरा देते हैं और उसे एक तरीके से
कैद कर देते हैं, जिसके लिए वो अपना ब्लड का इस्तेमाल करते हैं और बिकॉज ऑफ दिस वो सारे फ्रीज हो जाते हैं एक जगह पे ही। और ये भी बताता है कि वो अब लोगों के दिमाग के ज़रिए कांटेक्ट करता है, यानी जब ब्लैक मैंटा ने उसके ट्राइडेंट को उठाया था तो वो उस पर पूरी तरीके से हावी हो चुका था और वो इसी रास्ते आज़ाद होना चाहता है। उसके बाद वो इस सिचुएशन को समझने लगते हैं और वो पूरी तरीके से इससे बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि कॉडेक्स को जिस तरह कैद किया गया था, किंग ने जब उसे कैद किया था अपने खून के ज़रिए, तो कॉडेक्स को उसी टाइप के नस्ल का कोई चाहिए जिसके वजह से या जिसके ज़रिए वो बाहर आ सकेगा। इन शॉर्ट, यानी किंग का खून जिसके अंदर दौड़ रहा होगा वही उसे आज़ाद कर सकता है, और इन सिंपल वे रॉयल फैमिली के अंदर ही ये होगा और किसी में नहीं। और बिकॉज ये सुनने के बाद आर्थर को सबसे पहले शक अपने बेटे के पास ही जाता है, क्योंकि ब्लैक मैंटा उन दोनों को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान चीज़ है उसका बच्चा। उसके बाद जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देख पाते हैं कि आर्थर के पापा के साथ उसका बच्चा था, यानी वो अपने दादा के साथ था, और उसी बीच ब्लैक मैंटा आके वहाँ पे सब कुछ तबाह करके उसे वहाँ से ले जाता है। पूछने पर आर्थर के पापा बताते हैं कि ये सब ब्लैक मैंटा ने किया। ये सुनकर आर्थर डायरेक्ट ब्लैक मैंटा के अड्डे पर पहुंचता है और वहां पे सब कुछ तोड़फोड़ करने लगता है, और इसी तोड़फोड़ के बीच उनका सामना एक बहुत बड़े क्रिएचर से होता है जिससे वो लड़ने लगता है। इसी बीच में मीरा के डैड लड़ाई में फंस जाते हैं और ऑर्म उसे बचा लेता है, क्योंकि ऑर्म पे मीरा के डैड को हमेशा शक था, लेकिन वो उसे अब अच्छा इंसान समझने लगे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हम यहाँ पे ब्लैक मैंटा को देख पाते हैं जो आर्थर के बच्चे की बलि देने वाला था। पर जैसे ही ये काम करने वाला होता है, एक्वामैन यानी आर्थर आके उससे लड़ने लगता है, और इस बार सीन बहुत अजीब था। ब्लैक मैंटा पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी बीच मीरा आकर अपने बच्चे को बचाने लगती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जब ब्लैक मैंटा उसे देखता है भागते हुए तो वो उस पर अपने ट्राइडेंट से हमला करता है, जिससे ऑर्म बचा लेता है। लेकिन वो ट्राइडेंट को हाथ में पकड़ लेता है, जिसके कारण कॉडेक्स उस पर पूरी तरीके से हावी हो जाता है और वो उसे ऐसा ऐसा चीज़ दिखाने लगता है जिसके कारण से वो एक्वामैन के खिलाफ हो जाता है। बट जब वो आर्थर पर हमला करने के लिए जाता है तब आर्थर हमला नहीं करता है, उसे समझाता है कि तुम लड़ सकते हो, तुम कर सकते हो, इस चीज़ से बाहर आओ, और ऑर्म ऐसा ही करता है और वो जैसे तैसे करके अपने पर काबू लाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कॉडेक्स आज़ाद हो जाता है, क्योंकि इस बार वो अपने पूरे रियल फॉर्म में आ चुका था। उसको देखकर एक्वामैन उसी के ट्राइडेंट से उस पे हमला करता है। जैसे ट्राइडेंट को वो उसके ऊपर फेंकता है तो वो उस ट्राइडेंट को बहुत ज़्यादा ही स्टाइलिश वे में कैच कर लेता है। उसके बाद ऑर्म एक्वामैन का ट्राइडेंट उसे पकड़ाता है और बोलता है इसी पे हमला करो, इसी से। और जब आर्थर ऐसा करता है तो वो अपने ट्राइडेंट से जब उसके ट्राइडेंट पे मारता है तो वो उसके ट्राइडेंट को छीड़ते हुए सीधा उसके गले पर लगता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी कॉडेक्स मर जाता है। कॉडेक्स के खत्म होते ही उस जगह पे पूरी तरीके से तबाही मचने लगती है, वो सब जगह टूटने लगती है, और उसी बीच में ब्लैक मैंटा फंस जाता है। लेकिन एक्वामैन दिल का अच्छा था, उसकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, तो वो लोग उसे वहाँ छोड़कर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है, फिर हम देख पाते हैं कि ऑर्म और आर्थर बात कर रहे थे, जिस पर आर्थर बोलता है कि तुम आज़ाद होना चाहते थे, तुम आज़ाद हो, जब फिशरमैन पूछेगा तो मैं बता दूंगा कि तुम इस तबाही में मारे गए। जिस पर ऑर्म कहता है कि अटलांटिस का राजा मैं बनना चाहता था, लेकिन जिस तरह की राजा की जरूरत है अटलांटिस को वो तुम ही हो। सीन शिफ्ट होती है, फिर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक्वामैन पूरी दुनिया के सामने अटलांटिस को लेते आते हैं। बाद धरती पर रहने वाले लोग भी, यानी लैंड पर रहने वाले भी इस चीज़ को एग्री करते हैं, बिकॉज कि आर्थर दोनों की टेक्नोलॉजी को मिला के सबको साथ में रहने के लिए बोलता है, जिस पे सब लोग एग्री कर जाते हैं। उसके बाद आर्थर खुशी खुशी जीने लगता है इन बोथ वर्ल्ड्स, अटलांटिस में भी और लैंड पर अपने फादर के साथ भी। अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है तो स्पाइडी वेब इन्फो को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और इसे शेयर भी करना जिन्होंने एक्वामैन 2 नहीं देखी है। बाय।